स्वागत है प्यारे बच्चों। आज की कक्षा में फिजिक्स क्लास 12 हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी स्मॉल f में संबंध। ये हमने करना है। स्फेरिकल मिरर ऑप्टिक्स यूनिट हम चला रहे हैं। तो हाई स्कूल में हमने पढ़ा है गोलीय दर्पण की। दर्पण के लिए सूत्र पढ़ा था वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। तो किस प्रकार से होती है, किस कंडीशन में ये डेरिवेशन किया गया है, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। हमको ये देखना है कि सबसे पहले हमने यहाँ पे जो अप्रोक्सीमेशन लेना है वो है m1 m2 इज लेस देन r, यानी दर्पण का द्वारक अर्थात दर्पण का द्वारक अपर्चर जिसको कहा, दर्पण का द्वारक उसकी वक्रता त्रिज्या की तुलना में छोटा है, बहुत कम है, छोटा है। ये हमारा अप्रोक्सीमेशन आना है इसमें। जो हमने यहाँ पे लिखा है m1 m2 इज लेस देन r। m1 m2 क्या है, ये है जिसको बोलते हैं अपर्चर या किसी मिरर का द्वारक। ये अप्रोक्सीमेशन लेके हमने ये सूत्र का डेरिवेशन करना है कि छोटे द्वारक वाले दर्पणों के लिए उनकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। ये हम निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये कॉनकेव मिरर के लिए हमने ऊपर चित्र बनाया है, नीचे कॉन्वेक्स के लिए अवतल दर्पण उत्तल दर्पण चित्र बना रखा है। एक डेरिवेशन एक के लिए यहाँ पे कर देंगे, दूसरे में भी डेरिवेशन सेम है, खाली आपको फिगर यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। कोई माना m1 m2 एक हमने अवतल दर्पण लिया है जिसका ध्रुव P ये हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस खींची हमने, उसकी वक्रता केंद्र C है, दर्पण का फोकस F है, द्वारक हो गया m1 m2। माना कोई ऑब्जेक्ट है या किसी वस्तु से कोई जो है आपतित किरण आ रही है इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर। ये वाली क्या है, इसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। कल पहले बता रखा है पिछले वीडियो में कि दर्पण के वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है, दर्पण की मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर कोई आपतित किरण है OA, वो दर्पण से टकराने के बाद वो फोकस F से जाएगी। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में कि दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। कोई भी किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है किसी दर्पण से टकराने के बाद उसके फोकस से होकर ही जाती है। ये लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन का। OA आपतित किरण और परावर्तित किरण AB इस प्रकार से परावर्तित हो गई, F से होकर जा रही है। ठीक, अब क्या करेंगे, आपतन बिंदु क्या है, A बिंदु A है आपतन बिंदु। तो इस बिंदु पे हम पहले अभिलंब खींचेंगे। और अभिलंब क्या होना, क्योंकि ये गोलीय दर्पण है, गोलीय पृष्ठ है, तो उसके वक्रता केंद्र से उस रेखा को मिला देंगे। तो जो त्रिज्या होगी वो उस बिंदु पे क्या होगी, अभिलंब होगी। तो त्रिज्या कहाँ से जाएगी, वक्रता केंद्र से, C से जाने वाली रेखा और A को मिला रहे हैं। ये इसका नॉर्मल हो गया, क्या हो गया, अभिलंब। इसको मैं अगर लिख दूं कि अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु A, आपतन बिंदु कौन है, A, आपतन बिंदु A पर अभिलंब बराबर क्या है, CA। ये इस पे नॉर्मल होता है। ठीक, ये अब ये अभिलंब है। तो देखिए, नॉर्मल के साथ जो आपतित किरण कोण बनाती है इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो OAC ये है आपतन कोण, ये क्या है, आपतन कोण। और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वो है परावर्तन कोण, CAB या F, CAF ये हो गया परावर्तन कोण। इस प्रकार से अब हमको पता है कि परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम से क्या है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये वाले कंडीशन यहाँ पे हम लगाएंगे। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो लिखिए कोण OAC बराबर कोण OAC बराबर कोण CAF। ठीक, ये एंगल आ गया, या कोण I इक्वल टू कोण R, जिसको IR से भी हमने फिगर में दिखा रखा है। तो ये हो गया आपतन के नियम से। दूसरा आप इसी में देखिए
कि ये ओ ए पैरेलल है इसके प्रिंसिपल एक्सिस के, ये एक तिर्यक रेखा है इस प्रकार से। तो जो ये कोण है, क्या ये कोण इस कोण के बराबर होगा? निश्चित तौर पे। ये देखो ना जेड में बनाएंगे, क्या बोलेंगे? एकांतर कोण, एकांतर कोण। और कोण ओ ए सी बराबर होगा, ये वाला कोण बराबर होगा ए सी एफ के, कोण ए सी एफ, इस कोण के कोण ए सी एफ बराबर कितना है? बराबर आई है इसका मान। इसको क्या बोलेंगे? एकांतर कोण। कैसा कोण है? एकांतर कोण, जिसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, इंग्लिश में कहा गया अल्टरनेट एंगल। क्लियर? ये अल्टरनेट एंगल ये बराबर है, ये यहाँ पे बराबर आ गया। इसको इक्वेशन 1 मानो, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। इन दो इक्वेशन से देखो, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो इन दो एंगल को हम आपस में बराबर कर सकते हैं। इसलिए समीकरण 1 व 2 से, छोटा सा डेरिवेशन पूछा नहीं जाता है लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा। इसलिए समीकरण 1 और 2 से क्या मिला हमारे पास? ये दो बाएं साइड इक्वल है इक्वेशन का, तो राइट साइड भी क्या होगा? इक्वल होगा। सी ए एफ, एंगल सी ए एफ इक्वल टू एंगल ए सी एफ, एंगल ए सी एफ ये बराबर होगा सी ए एफ के। तो ये कोण दोनों बराबर है, यानी ये भी आर मान सकते हो या इसको भी आप आई लिख सकते हो, जैसा आप लिखना चाहें। आई लिखो तो आई लिखो, या इसको आर लिखना चाहें आर, दोनों बराबर हैं क्योंकि आई बराबर आर है। अब एक देखिए, चूंकि एक थ्योरम आपने पढ़ी होगी, ट्राइंगल ए सी एफ में ये कोण बराबर है, कोण सी ए एफ बराबर कोण ए सी एफ। इस त्रिभुज में ए सी एफ, इस छोटे त्रिभुज में, क्योंकि ये कोण इस कोण के बराबर है, तो आपने पढ़ा होगा कि किसी एक त्रिभुज में बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं भी क्या होती है? बराबर होती है, या बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये थ्योरम चलती है, छोटी हाई स्कूल में आपने पढ़ी होगी। क्योंकि त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं, इसलिए उनके सामने की भुजाएं भी क्या होंगी? बराबर हो जाएंगी। तो थ्योरम डायरेक्ट हम लिख देंगे, सी एफ बराबर ए एफ, सी ए एफ, ये सी एफ इस कोण के सामने की भुजा, ये सी एफ इस कोण के सामने की भुजा ए एफ, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। चाहो तो लिख दो, चूंकि त्रिभुज में बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ये मैंने कहा था पेपर में वैसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप समझने के लिए सिर्फ देखिए ये कैसे क्यों लिखा कि सी एफ बराबर ए एफ, त्रिभुज में बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो अब देखिए यहाँ पे सी एफ इक्वल टू ए एफ, ये कंडीशन हो गई है। अब यहाँ पे एक और अप्रोक्सीमेशन आता है, क्योंकि जो है दर्पण का द्वारक उसकी वक्रता त्रिज्या की तुलना में छोटा है। क्या है? छोटा है। तो इसलिए चूंकि लिख देंगे इसको, दर्पण का द्वारक उसकी वक्रता त्रिज्या की तुलना में छोटा है, तुलना में छोटा है। इसलिए अप्रोक्सीमेशन ये है कि बिंदु ए बिंदु पी के क्या हो? लगभग निकट हो या मान सकते हैं, यानी बिंदु ए बिंदु पी के बहुत निकट है। अर्थात इसका क्या मतलब है? अर्थात द्वारक छोटा है, जैसे जैसे ये छोटा होता जाएगा तो ये बिंदु ए बिंदु पी के निकट खिसकता जाएगा। ठीक है, अगर ये छोटा है तो बिंदु ए बिंदु पी में क्या होगा? अंतर नहीं होगा। अर्थात बिंदु ए बिंदु पी के निकट है। दैट मीन्स क्या होगा कि हम लिख सकते हैं, ये इसके निकट हो जाएगा तो ये ए एफ इक्वल टू, देख रहे हैं आप ये लाइन, ये ए एफ है लाइन, जैसे जैसे ए पी की तरफ आएगा नीचे तो ए एफ जो है किसके बराबर हो जाएगा? पी एफ के। देख रहे हैं ये क्या है? ये ए एफ है, तो ये ए एफ इन्हें, और अगर बिंदु ए पी की ओर खिसकता है, निकट आता है छोटे द्वारक में, तो ये ए एफ है, ये क्या होगी? पी एफ के बराबर। तो इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए ए एफ बराबर पी एफ, ये हमारा अप्रोक्सीमेशन है, बराबर नहीं लगभग बराबर, ए एफ बराबर पी एफ। तो यहाँ पे हमने माना था एक कंडीशन ये आई, ये इक्वेशन 1 2, इसको मानो इक्वेशन 3, और ये हो गया इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 से वैल्यू इक्वेशन 3 में रखने पर कि समीकरण 3 व 4 से
समीकरण 3 और 4 से देखिए, सी एफ बराबर ए एफ है और ए एफ लगभग बराबर है पी एफ के, तो हम क्या कर सकते हैं, सी एफ बराबर पी एफ, इसलिए सी एफ बराबर पी एफ, ये हमारे पास कंक्लूजन आ गया कि सी एफ बराबर पी एफ, या लगभग बराबर, और सी एफ बराबर पी एफ है। देखिए सी एफ बराबर पी एफ फोकस है, ये दोनों हमने क्या कर दिए, बराबर कर दिए, यानी सी एफ और पी एफ आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या है कि पी सी के क्या होंगे, दोनों आधे होंगे, ये दोनों क्या होंगे, पी सी के आधे होंगे। तो सी एफ बराबर पी एफ, इसलिए हम लिख सकते हैं सी एफ बराबर पी एफ बराबर पी सी बाई 2, देखिए ना, ये इतना पूरा पी सी है और ये टुकड़े आपस में बराबर हैं, तो वो हाफ हो जाएगा पी सी के। यहाँ पे एक चीज़ और लिखनी है कि पी सी बराबर क्या है, वक्रता त्रिज्या, इसको कहते हैं आर, और पी एफ बराबर क्या है, फोकस, इसको दिखाते हैं स्मॉल एफ से, ये भी वैल्यू हमने पहले डिफाइन कर देनी है। पी सी हो गया आर, पी एफ हो गया स्मॉल एफ, ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का मान इसमें रख देंगे, तो रखिए आप मान, पी सी हो गया आर, पी एफ क्या है एफ, तो यहाँ से देखिए, इसलिए एफ बराबर आर बाई 2, फोकस जो है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, ये सिद्ध करना था, क्लियर हो गया, प्रूव्ड। ये हमारे पास जो है इस प्रकार से इसको सिद्ध करना था, किसी दर्पण का, गोलीय दर्पण का फोकस उसकी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, बस शर्तें क्या हो कि उसका द्वारक उसकी वक्रता त्रिज्या की तुलना में छोटा हो, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेशन में अप्रोक्सीमेशन इस्तेमाल किया है। इसका मतलब क्या है कि जो ये फोकस है, अगर ये उत्तल दर्पण के लिए फिगर बना रखा है, तो अगर ये वक्रता केंद्र है तो इसके ठीक आधे में क्या होना चाहिए, उसका फोकस आना चाहिए, लगभग ठीक आधे में, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। ये अवतल दर्पण के लिए था डेरिवेशन सेम इसी प्रकार से यही चीज़ हमको सिद्ध करनी है, वो और यही मेथड है उसमें भी सिद्ध करने का कि अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे और फिर से वहाँ भी आएगा सी एफ इक्वल टू पी एफ इक्वल टू पी सी बाई 2। इस मेथड में भी, इस वाले उत्तल दर्पण के लिए भी यही चीज़ आएगी, वही आएगा फॉर्मूला लास्ट में, एफ इक्वल टू आर बाई 2। सिर्फ मैं आपको थोड़ा चित्र डायग्राम में समझा देता हूँ। अवतल दर्पण है M1 M2, P उसका पोल हो गया, OA जो है आपतित किरण है, A आपतन बिंदु है, तो OA दर्पण के बिंदु A से टकराई और परावर्तित हो गई AB दिशा में, आपतित किरण OA, परावर्तित किरण AB। अब आपको पता है कि ये OA किरण क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो इस किरण को अर्थात आप पीछे बढ़ाएंगे BA को, तो वो कहाँ पे मिलेगी, F पे मिलेगी। ये क्लियर हो गया मिरर इमेज से। अब आपको आपतन बिंदु पे अविलंब डालना है, ये आपको ध्यान रखना है। दर्पण में अविलंब डालने का तरीका, अविलंब क्या होगा कि वक्रता केंद्र से और उस आपतन बिंदु को मिला देंगे, तो वो उसका जो है अविलंब हो जाएगा। त्रिज्यता, और त्रिज्या क्या होगी, उस पर वृत्त के किसी गोले के बिंदु पे त्रिज्या उसकी क्या होती है, अविलंब होती है। तो इसलिए जो है बिंदु C से हमने बिंदु A को मिलाया, इसको फिर आगे ले गए क्योंकि किरणें तो वास्तव में यहाँ थी, इसलिए जो है CN क्या हो गया, अविलंब हो गया, नॉर्मल हो गया। अब कोण देखिए कि OA है आपतित किरण, AN है वहाँ पे आपतन बिंदु पे अविलंब, तो आपतित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बना उसको बोला I, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण हो गया I। दूसरा AB परावर्तित किरण है, ये AN अविलंब है, अविलंब और परावर्तित किरण के बीच कोण परावर्तन कोण, इसको दिखाया R से, स्मॉल r स्मॉल I हो गया। अब आइए आप ट्राइंगल में आगे यहाँ आइए। अच्छा, जो ये परावर्तित किरण है ये पीछे में लाने पे कहाँ मिल रही है, F में जा रही है, तो ये एक किरण ये हो गई एक सीधी लाइन, दूसरी सीधी लाइन ये नॉर्मल हो गई, तो यहाँ इनके बीच कोण ये इस प्रकार से है, तो यहाँ ये कोण हो जाएगा, ये भी कितना होगा R। ये कौन सा कोण बना आपस में, शीर्षाभिमुख, इसको क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख हिंदी में, और अंग्रेजी में वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पे भी हमको वही चीज़ करनी कि इस ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल दिखाने, फिर उनके सामने की भुजाएं क्या दिखाएंगे, बराबर दिखाएंगे। तो ये शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो गए। दूसरा देखिए, ये यहाँ पे और ये लाइन क्या है आपस में पैरेलल है, मुख्य अक्ष और ये आपतित किरण क्या है, पैरेलल है, और ये वाली लाइन क्या है, इस प्रकार से काटी, तिर्यक रेखा कह सकते हैं इसको। देन ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा I के, इनको क्या बोलेंगे, संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। तो फिर से देखिए इस रूल, परावर्तन के नियम से आपको पता है कोण I बराबर कोण R।
ये I बराबर R होगा परावर्तन के नियम से। और यहाँ पे भी हमने इस त्रिभुज में सिद्ध कर दिया कि ये कोण R है, ये I है, तो आपस में I R के बराबर है। तो इस त्रिभुजों में दोनों कोण बराबर हो गए, तो इसके सामने की बजाय CF बराबर इसके सामने की बजाय AF हो जाएगा। यहाँ पे भी CF बराबर AF हमने सिद्ध कर दिया, फिर ऐसी अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, इसी प्रकार से हमारा डेरिवेशन आ जाएगा। यह था हमारा गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या R तथा फोकस दूरी में संबंध। जब गोलीय दर्पण का द्वारक छोटा हो तो फोकस दूरी जो है दर्पण की वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की दोगुनी होती है। आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आगे भी डेरिवेशन करेंगे हम यहाँ पे ऑप्टिक्स में। ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल से जुड़ें। चैनल का नाम है फिजिक्स पाल। हिंदी मीडियम के जितने बच्चे हैं, अंग्रेजी मीडियम के भी बच्चे समझ सकते हैं, तो सब लोग आइए जुड़ें। Thank you very much.